जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रायोफाइट वनस्पति हैं। दोस्तों, क्रायोफाइट वनस्पतियां टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां कहलाती हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियों को हम लोग लिथोफाइट कहते हैं, लिथोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां मेसोफाइट कहलाती हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां जेरोफाइट कहलाती हैं। आइए एक बार इसको हम लोग और देख लेते हैं। क्रायोफाइट वनस्पतियां होती हैं टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाली। लिथोफाइट होती हैं कड़ी चट्टानों में उगने वाली। मेसोफाइट होती हैं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली। और जीरोफाइट उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां होती हैं। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल कौन सा होता है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसे हम लोग दोस्तों संवहन या अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। संवहन या अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। सभी मौसमी घटनाएं जैसे आंधी तूफान वर्षा बादल आदि इसी मंडल के अंतर्गत होता है। उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर आपके जो इसके ऊपर होता है उसे समताप मंडल कहा जाता है। यहाँ पर आंधी तूफान वर्षा जैसी कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है। यहाँ पर मूलाभ मेघों का निर्माण होता है। मूलाभ मेघों का निर्माण होता है। ओजोन परत जो है यहीं पर पाई जाती है। ओजोन परत जो हमें परावैंगनिक किरणों से बचाती है। और ओजोन परत को नापने वाली जो इकाई होती है उसे हम लोग डाप्सन इकाई में नापते हैं। डाप्सन इकाई कहलाती है। इसके अतिरिक्त जो वायुयान की आदर्श दशा है, वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशाएं हैं समताप मंडल में ही मौजूद होती हैं। इसके ऊपर आता है हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल इस स्तर में पहुंचने के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। कहने का मतलब है समताप मंडल क्षोभ मंडल में तो तापमान बढ़ता ही रहता है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मैक्सिमम 18 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 12 किलोमीटर मिलेगा। उसके बाद समताप मंडल जो आता है वहां पर समान ताप आपको देखने को मिलेगा। मध्य मंडल में क्या होता है, यहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी आने लगती है, अर्थात जो है फ्रीजिंग, व्यक्ति जो है ठंडक महसूस करने लगता है। उसके बाद में आता है आपका दोस्तों मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या है, मध्यमंडल के बारे में ही बताया मैंने। और इसके बाद में आता है आपका जो है आयन मंडल, जहां पर डी लेयर होती हैं। डी लेयर जो इसकी जो है निचली परत होती है उसे हम लोग डी लेयर कहते हैं, जो दीर्घ रेडियो तरंगों को और इसके अतिरिक्त होती हैं E1 E2 तथा F1 F2, ये लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं, जिससे पृथ्वी पर रेडियो, टीवी, टेलीफोन, रडार जैसी जो चीज़ें हैं जो इनकी वजह से चलती हैं उनको चलाना संभव हो पाता है, उन्हें सुविधा प्राप्त होती है, हमें उनसे सुविधा प्राप्त होती है। और इसके अतिरिक्त जो संचार उपग्रह हैं ये भी जो है आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों, सबसे जो ऊपरी मंडल होता है उसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इस तरह क्षोभ मंडल सबसे निचली परत, उसके बाद समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल, फिर उसके नीचे और उसके ऊपर वायुमंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है? दोस्तों, सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यहाँ पर जो है 19 राज्यसभा सीटें हैं। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में समान रूप से 16-16 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या है महाराष्ट्र मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। नहीं तो यदि उत्तर प्रदेश होगा तो देश में जो है सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, जो कि 31 है। सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में 31 है। ऑप्शंस में नहीं था, तो इसलिए जो है यहाँ पर महाराष्ट्र सही होगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक किसका वर्णन किया गया है? तो जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, भाग 3, यहाँ पर मौलिक अधिकारों को वर्णन है और मौलिक अधिकारों को लेकर के ही यह प्रश्न बना हुआ है। तो जो भाग
3 का अनुच्छेद 19 से 22 है, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। समता का और समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच वर्णित है, 14 से 18 के मध्य वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों 23 से 24 के बीच, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि पूछता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इनका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है, 25 से 28 के मध्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। एक प्रश्न और पूछ सकता है एग्जाम में, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य है, 29 और 30 के मध्य किया गया है। एक बार मैं समझा देता हूं आपको। समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य वर्णित है। और मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में वर्णित विषय क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अर्थात एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। दोस्तों विधानसभा में अनुसूचित जाति अर्थात एससी और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में जो है ये अनुच्छेद 332 के अंतर्गत वर्णित है। 332 में यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का व्यवस्था होगा। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था होगी, जो हाई कोर्ट्स हैं सभी राज्यों में, इनके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है, अनुच्छेद 214 में है। संघ और राज्यों के लिए संघ में होगा एक लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग। इस तरह का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 315 में किया गया है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट्स की व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है। संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में है। इस तरह ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। जबकि विधानसभा में अनुसूचित जाति जिसे हम लोग एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसे हम एसटी कहते हैं के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत किया गया है। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं ऑप्शन के हिसाब से एल्युमिनियम होगा। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इन तत्वों में इसका जो परसेंटेज है 8.13% है। आयरन का परसेंटेज 5% है, कैल्शियम का 3.6% है और सोडियम का 2.83% है। दोस्तों ये तो हो गया ऑप्शन के हिसाब से। यदि देखा जाए पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यदि आपके ऑप्शंस में है तो आपको ऑक्सीजन लगाना है जिसकी मात्रा 46.60% है। इसके बाद में आती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन आपका 27.72% पृथ्वी पर मौजूद है। इसके बाद में जो चीज़ें हैं नीचे आपकी एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम आती हैं। पहले स्थान पर ये पाया जाएगा, दूसरे स्थान पर ये पाया जाएगा, फिर उसके बाद में ये तीसरा स्थान इसका होता है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये। इस तरह से जो है पृथ्वी पर ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। ऑप्शंस में आपके ऑक्सीजन और सिलिकॉन नहीं था, इसलिए एल्युमिनियम सही होगा। 7वां प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर में मौजूद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो जो मानव शरीर में तत्व पाए जाते हैं उनमें सामान्य तौर पर सर्वाधिक मात्रा में आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये आपके प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट किए हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वह 10% होती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन की मात्रा 3.0% होगी आपकी, और कैल्शियम की जो मात्रा होती है वह 2.0% होगी। फास्फोरस की मात्रा होगी 1.0%। ये तो हो गया आपका प्रश्न के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि यदि वास्तव में एग्जाम्स में आ जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो होगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि
65% होता है, 65% पाया जाता है। ऑक्सीजन मानव शरीर में 65% मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में कार्बन की मात्रा दूसरे नंबर पर आती है जो कि 18% होती है। तो पहले नंबर पर ये होगा, दूसरे पे ये होगा, तीसरे पे हाइड्रोजन होगा, चौथे पे नाइट्रोजन होगा, पांचवें पे कैल्शियम और छठवें पर फॉस्फोरस। फिर से एक बार कंफर्म कर दे रहा हूं मैं कि यदि एग्जाम में पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मानव शरीर में पोषक तत्व कौन सा है, तो आपका ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन इसमें नहीं था, इसलिए जो है हाइड्रोजन यहां पर लगाना पड़ा। आइए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, होरोलॉजी का क्या कार्य है? होरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों होरोलॉजी के अंतर्गत समय मापने का वाला ये विज्ञान है, समय मापन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति का अध्ययन करने वाला जो है एथनोग्राफी होता है। एथनोग्राफी के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। नींद का अध्ययन जो है हिप्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। आइए एक बार इसको और देख लेते हैं। होरोलॉजी के अंतर्गत समय मापने का विज्ञान है। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन करने वाला विज्ञान एपिग्राफी है। मानव जाति का अध्ययन करने वाला विज्ञान एथनोग्राफी है और नींद का अध्ययन करने वाला विज्ञान हिप्नोलॉजी कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, ट्रैफल्गर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ट्रैफल्गर स्थान जो है नेल्सन मंडेला से संबंधित है। एग्जाम्स में स्थानों को देकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। यदि मैसेडोनिया पूछता है, मैसेडोनिया या मकदूनिया पूछता है तो आपको जो है सिकंदर लगाना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक प्रश्न जो है इनके स्थान को लेकर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है जीरादेई है, जीरादेई। नेपोलियन से जो संबंधित है वह है वाटरलू स्थान देकर के जो है नेपोलियन के बारे में पूछेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, चेन्नई स्थित अनुसंधान संस्थान कौन सा है? जो चेन्नई स्थित अनुसंधान संस्थान है उसे हम लोग केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान दोस्तों चेन्नई में उपस्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों कोयम्बटूर में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के बारे में यदि कहता है दोस्तों, केंद्रीय लेकर के बताता है तो केंद्रीय जो है आपका लखनऊ में हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना कहीं कहीं आपको जो है किताबों में मिलेगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये जो है लखनऊ में होगा। कहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करता है तो यह कोयम्बटूर में होगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला दोस्तों जमशेदपुर में है, जमशेदपुर। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान आपका काशरगोड में है, काशरगोड जो कि केरल में पड़ता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न है, गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों गोवा का स्थापना दिवस या गोवा मुक्ति दिवस एग्जाम में आपको दो तरह से पूछ सकता है। गोवा मुक्ति दिवस या गोवा स्थापना दिवस किस दिन होता है? तो गोवा का स्थापना दिवस 19 नवंबर को है या गोवा का जो मुक्ति दिवस है 19 नवंबर को। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, तेलंगाना का जो स्थापना दिवस है वह 2 जून को है। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस है, राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा पश्चिम बंगाल से संबंधित है? जो पश्चिम बंगाल से संबंधित लोक नृत्य हैं उनमें है काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल और मरसिया। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। यह पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है, एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। ज़्यादातर जो पूछे जाने वाले हैं उनमें से ढाली, जात्रा और मरसिया ही ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि मैंने इसको लिख दिया है। लगभग सारे लोक नृत्य जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। रासलीला दोस्तों नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जैता ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा, गिद्दा, धमाल, डफ, धमान ये सभी जो है पंजाब के लोक नृत्य हैं। यक्षगान, कुनीता, करगा और बीर गेस्सा ये सभी जो है कर्नाटक के लोक नृत्य हैं।
इनमें से जो सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, जैसे यक्षगान हो गया और करगा हो गया, ये कर्नाटक से लेकर के पूछा जाता है। जैसा मैंने इसमें बताया ढाली, जात्रा और मरसिया, ये सभी जो है आपको पूछेगा पश्चिम बंगाल से। भांगड़ा गिद्धा आप लोगों को पता होगा, यदि नहीं पता है तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा कि भांगड़ा सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाता है पंजाब के विषय में। और रासलीला, नौटंकी, जैता वगैरह जो है, कजरी भी पूछी जाती है उत्तर प्रदेश के संबंध में। आते हैं अगले प्रश्न पर। कर्मभूमि समाधि स्थल निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? ये समाधि स्थल को विषय में जो है एग्जाम में पूछ सकता है। तो समाधि स्थल जो कर्म भूमि है, यह किसके विषय किसकी समाधि स्थल है? तो दोस्तों ये शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद करने में सबसे आसान है। इनके समाधि स्थल का नाम सदैव अटल है। यदि सदैव अटल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। और BR अम्बेडकर जी की जो समाधि स्थल है उसे हम लोग चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम एकता स्थल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, साथिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों लोक नृत्य नहीं है, ये लोक कला है। यहाँ पर गलती से मुझसे लिख उठा है लोक कला। तो साथिया जो लोक कला है ये किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाने वाली लोक कला है उनमें चौक पूर्णा है, चौक पूर्णा है। महाराष्ट्र से रंगोली लोक कला के विषय में एग्जाम में पूछता है। राजस्थान से पिछले वीडियो में मैंने बताया था मांडना और मेहंदी, मांडना और मेहंदी जो है राजस्थान की लोक कलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस, भारत के संबंध में बाल दिवस मनाया जाता है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पूछ लेता है तो आपको क्या देकर के पूछेगा कि विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस, तो ये भी जो है आपका 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये दो प्रश्न जो है 14 नवंबर से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त जो है जो 24 फरवरी वाला है दोस्तों, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। इससे संबंधित भी दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि यह भारत के संबंध में है, भारत के संबंध में। और एक सेकंड दोस्तों, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछता है, ये तो हो गया आपका जो है भारत के संबंध में। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, तो यह जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन हमारे देश का गणतंत्र दिवस होता है। आइए इस प्रश्न को एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं। माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, घन मीटर। और जूल जो होता है दोस्तों, ये कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है उसे जूल कहते हैं, ठीक। और हर्ट जो होता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति के मात्रक को क्या कहते हैं? हर्ट कहते हैं। बोल्ट दोस्तों विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है। तो इसे जो है आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसकी पुस्तक है? डिवाइन कॉमेडी दोस्तों दांते की पुस्तक है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री है। नेचुरल हिस्ट्री ये आप लोगों को पता होगा, यदि नहीं पता है तो इसे जो है याद कर लीजिएगा। एग्जाम में बुक को लेकर के पूछता है, ये बहुत ही महान लेखक हैं। अलबरूनी के संबंध में जो है किताबुल हिंद पूछी जाती है बहुत, किताबुल हिंद। और अरस्तु की जो सर्वाधिक पूछे जाने वाली पुस्तक है वह है पॉलिटिक्स। एक बार आइए मैं फिर से समझा दे रहा हूं। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी है, किताबुल हिंद अलबरूनी की है, दांते ने डिवाइन कॉमेडी और अरस्तु ने पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निर्मल हृदय के संस्थापक कौन है?
दोस्तों निर्मल हृदय की स्थापना, जो संस्थान है उसकी स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। आनंद वन की स्थापना, आनंद वन की स्थापना, आनंद वन बाबा आमटे द्वारा की गई थी। और पावनार आश्रम विनोबा भावे ने स्थापित किया था। पावनाव आश्रम जो है विनोबा भावे ने। विश्व भारती संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ये कुछ संस्थान है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, बाबा आमटे द्वारा आनंद वन, विनोबा भावे द्वारा पावनार आश्रम, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती। 19वां प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? दोस्तों ये एसएससी में बहुत बार एग्जाम में आया है, एसएससी के, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे हम लोग आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसी तरह धनुर्वेद जो होता है यह अजुर्वेद का, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, लिख देता हूं मैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो इस तरह से जो है इनके जो उपवेद हैं उनमें से ऋग्वेद तो हो गया, ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है, और गंधर्व वेद जो होता है ये सामवेद का उपवेद होता है। स्थापत्य वेद अथर्ववेद का उपवेद होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग जो है वेदों को ही जानते हैं, उनके उपवेदों को नहीं जानते हैं, तो इसे भी लोग याद कर लीजिएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों खानवा का जो युद्ध है 17 मार्च 1527 को हुआ था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। कब? 17 मार्च 1527 को। तो किसके मध्य हुआ था? तो यह राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, बाबर के मध्य हुआ था। और इसमें क्या होता है? बाबर विजयी हो जाता है। 1526 वाला जो युद्ध है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और यह होता है इब्राहिम लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इसमें बाबर विजयी होता है और इसी समय जो है यह मुगल वंश की स्थापना करता है। 1528 में 29 जनवरी को 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध। और यह मेदिनी राय के साथ बाबर का होता है। मेदिनी राय और बाबर के मध्य होता है। इसमें भी बाबर जो है विजयी होता है दोस्तों। उसके बाद में जो बाबर द्वारा एक और प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, इसे हम घाघरा युद्ध के नाम से जानते हैं। घाघरा का युद्ध ये लड़ा जाता है 6 मई 1529 में। ये अफगानों के साथ इसका युद्ध होता है। इसमें भी जो है यह अफगानों और बाबर के मध्य होता है, और बाबर जो है इसमें भी विजयी होता है। बाबर क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। खानवा का युद्ध जब लड़ा गया था, इसके संबंध में एक प्रश्न और आता है राणा सांगा को लेकर के। जब खानवा का युद्ध हो रहा था तो इसने जो है इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा देता है। और जब युद्ध में विजय हो जाता है तो एक गाजी की उपाधि बाबर धारण करता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है बाबर को लेकर जो एग्जाम्स में बनते हैं, चाहे वो पानीपत के युद्ध को लेकर के हो कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी। तो 1526 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद में यदि पूछता है कि जिहाद या गाजी के संबंध में प्रश्न पूछता है या खानवा के युद्ध के बारे में, तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा के साथ हुआ था। और इसमें इसने जो है जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी युद्ध विजय के बाद में। और चंदेरी का युद्ध दोस्तों मेदिनी राय के साथ होता है। मेदिनी राय पराजित होता है और 1528 में जो है बाबर यह युद्ध जीत जाता है। 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है जिसमें अफगानों की पराजय होती है और बाबर विजयी होता है। तो ये थे आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप लोग जो है इन्हें याद कर लीजिएगा। यदि किसी तरह का कोई प्रश्न है या जो है क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।